चलिए, दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि लास्ट क्लासेस में हम लोग 5th यूनिट 8th यूनिट डिस्कस कर रहे थे। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 8th यूनिट, और 8th यूनिट में आपको जो पढ़ना था वो अंतरिक्ष विज्ञान था। और अंतरिक्ष विज्ञान की कुछ बेसिक स्टडी हम लोग कर रहे थे कि अंतरिक्ष क्या होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अंतरिक्ष में। ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों। और उसी क्रम में आज हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, वो ग्रहों के बारे में पढ़ा था कि कौन-कौन से 8 ग्रह हैं जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। अर्थात अंतरिक्ष में आप जानते हैं आकाशगंगाएँ होती हैं और उन्हीं में से एक दुग्ध मेखला या मिल्की वे आकाशगंगा है। और उस मिल्की वे आकाशगंगा का एक भाग, जिसे हम लोग सौर मंडल कह रहे थे, और उसी सौर मंडल के भाग होते हैं जिन्हें हम ग्रह कह रहे थे। और उन्हीं ग्रहों के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और वो कुल मिला के 8 ग्रह थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है? ये 8 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ के आए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उन्हीं से रिलेटेड मैंने आज कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट में लिए हैं, जिन्हें हम लोग आज सॉल्व करेंगे, है ना दोस्तों? तो आज हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो उपग्रह के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। और उपग्रह क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कहें कि उपग्रह पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने चंद्रमा को लिया है क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है। इसलिए हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो उपग्रह थे उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो थे वो हम लोग उन्हीं ग्रहों के दरमियान देख के आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपग्रह क्या होते हैं। तो उपग्रह के बारे में आप याद रखिएगा दोस्तों कि उपग्रह वे पिंड होते हैं, जैसे हम लोग ग्रह को डिफाइन कर रहे थे कि ग्रह वे पिंड थे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उसी प्रकार जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, उन पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कह रहे होते हैं। ठीक है? और ये उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चक्कर लगा रहे होते हैं और ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे होते हैं दोस्तों। तो बेसिकली आप देखिएगा कि उपग्रह इनडायरेक्टली सूर्य के ही चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है ना? डायरेक्टली तो ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ग्रह के साथ-साथ वो सूर्य के चारों ओर भी घूम रहे होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो ऐसे पिंड जो हैं, जो अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं, उन्हें हम लोग उपग्रह कह रहे होते हैं दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उपग्रह कह रहे होते हैं। ठीक है? तो ऐसा ही एक उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह था जिसे हम लोग क्या कह रहे थे? चंद्रमा कह रहे थे दोस्तों। ठीक है ना? और ये चंद्रमा के बारे में आज हमें कुछ बातें पढ़नी है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों का अध्ययन, अर्थात चंद्रमा का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना? सेलेनोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चंद्रमा की स्टडी करते हैं। ठीक है? तो आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? चंद्रमा की स्टडी कर रहे होते हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है? आइए हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना? तथा बादल भी नहीं दिखाई देते हैं। तो चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के साथ-साथ वहाँ पे बादल भी नहीं दिखाई दे रहे होते। ठीक है ना? क्योंकि आप बादल किससे बन रहे होते हैं? आप जानते हैं कि गैसों, धूल, मिट्टी के कण जो होते हैं उसके समूहन से बादल बनते हैं। तो जब वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है, गैस ही नहीं है, तो बादल की भी वहाँ पे उपस्थिति नहीं होती। ठीक है? और इसके साथ-साथ तो हम ऐसा कह सकते हैं, वायुमंडल ही नहीं है तो जीवन का भी वहाँ पे बिल्कुल आकलन किया ही नहीं जा सकता, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि वहाँ पे जीवन एग्ज़िस्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों? चंद्रमा पर। तो इसका आंतरिक भाग जो है, वो कैसा होता है? वो ठंडा होता है। ठीक है ना? और इसके ऊपर अनेकों ज्वालामुखी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना? और उन ज्वालामुखियों में अनेकों क्रेटर भी देखने को मिल रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है? तो इसका आंतरिक भाग कैसा होता है? ठंडा होता है, और इसके ऊपर इसकी सतह पर कई ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर। ठीक है ना? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज़ पर्वत, एक पर्वत का नाम है जिसका नाम है लिबनिट्ज़। ज़रूरी फैक्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के गुजर जाते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है ये लिबनिट्ज़ पर्वत, ये चंद्रमा का सबसे ऊँचा पर्वत है दोस्तों। जैसे पृथ्वी का सर्वोच्च पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ऐसे ही चंद्रमा का सबसे ऊँचा पर्वत जो है वो कौन-सा है? लिबनिट्ज़ है। ठीक है दोस्तों? और ऐसे ही हमारे पूरे सौरमंडल जो है, सौरमंडल का सबसे ऊँचा पर्वत जो है वो कौन से ग्रह पर है दोस्तों? ठीक है ना? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आप लोग याद कर पा रहे होंगे। ठीक है? और वो जो है वो उस पर्वत का नाम क्या है? तो ये 2 बातें हैं जिन्हें आप रिमाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। ठीक है ना? पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है?
तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में, जैसे चंद्रमास के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, चंद्रमास कहते हैं। तो ये हमने देखा, तथा आगे डिफाइन कर रहा है इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है ये, ठीक है ना, अपने अक्ष पर भी एक चक्कर अराउंड इट्स एक्सिस एक राउंड पूरा करता है ये, ठीक है ना। तो इसका परिक्रमा की अवधि और इसके घूर्णन की, अपने अक्ष पर घूमने की अवधि दोनों कैसी हैं, दोनों बराबर हैं दोस्तों। कितना है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। याद रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ठीक है ना। तो इतने ही समय का चंद्रमास कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही होती है वैसे वैसे चंद्रमा भी रोटेट कर रहा होता है दोस्तों। तो इसलिए पृथ्वी से पूर्ण चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ एक फेस दिखाई देता है, और ये फेस जो है वो पूरे चंद्रमा का लगभग लगभग 57% भाग होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो फेस है जो दिखाई दे रहा होता है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखाई देता है, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाए तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि चंद्रमा से पृथ्वी का लगभग लगभग 57 पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% हिस्सा जो है वो दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी रोटेट कर रहा है, तो वो हिस्सा छुप जाता है, उसका बचा हुआ भाग। आइए आगे देखते हैं। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को शांति सागर कहते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा पर कुछ काले धब्बे पाए जा रहे होते हैं, धूल के मैदान होते हैं बेसिकली ये, इन्हें क्या कहते हैं, शांति सागर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जरूरी नहीं है फैक्ट। यह चंद्रमा का पृष्ठ भाग है जो अंधकार में होता है। ये चंद्रमा का ऐसा सतह भाग है, ऐसी सतही भाग है जो कैसा होता है, जहां पे अंधेरा पाया जा रहा होता है, जो जो काला होता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं चंद्रमा के इसी भाग में, ये जो अंधकार में भाग है, इसी भाग में 20 जुलाई 1969 को प्रथम मानव युक्त यान, जैसे अपोलो नाम दिया गया था, अपोलो 11 को उतारा गया था दोस्तों, जिसमें 2 वैज्ञानिक गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरे थे दोस्तों, ठीक है। ये हमें और डिटेल में चर्चा करनी है आगे, लेकिन ये बस हमने चंद्रमा के साथ में इसलिए पढ़ लिया क्योंकि चंद्रमा पर एक यान भेजा गया था। वो किस स्थान पर भेजा गया था, तो शांति सागर क्षेत्र, जो अंधकार में क्षेत्र था, चंद्रमा का ऐसा पृष्ठभाग जहां पे अंधेरा अंधेरा था, उस स्थान पर वो यान उतरा था दोस्तों। इतनी बात याद रखना, हम वहां पे फिर से इसको रिमाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये चंद्रमा के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। आइए आगे और चंद्रमा के बारे में हमें थोड़ी सी स्टडी करनी है दोस्तों। आगे कहा जा रहा है चंद्रमा एवं पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो कितनी है, तो वो इससे पहले भी हम लोग देख के आ चुके हैं कल के क्लास में, 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस जो है ये कम ज्यादा होती रहती है दोस्तों, उसी को हम लोग औसतन के आधार पर ले रहे हैं। जैसे उपभू अपभू स्थिति, 2 कंसेप्ट होते हैं, इस कंसेप्ट होते हैं जिनके आधार पर चंद्रमा की स्थिति जो है कभी पृथ्वी के पास में होती है, कभी पृथ्वी से दूर हो जाती है। लेकिन इसमें जो एवरेज डिस्टेंस होती है पृथ्वी से चंद्रमा की, वो कितनी है, तो वो याद रखिएगा 3,84,000 है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है क्योंकि चंद्रमा वलयाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी बदलती रहती है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो स्थिर नहीं रहती, चेंज होती रहती है। और ये क्योंकि परवलयाकार शेप होता है, तो इसमें क्या होता है, एक पृथ्वी स्थित है तो कभी नजदीक आता है तो कभी दूर चला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और जिसकी एवरेज डिस्टेंस जो होती है वो 3,84,000 आप याद रखिएगा। जैसे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी थी, 15 करोड़ किलोमीटर थी, वैसे ही पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अपोलो के अंतरिक्ष यात्री, जो थोड़ी देर पहले अपोलो अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, तो वो क्या था, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा की चट्टान का कुछ भाग लाया गया था दोस्तों, ठीक है ना। और उसके अध्ययन से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पुरानी पृथ्वी है। अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की जो आयु है वो लगभग बराबर है, ठीक है ना। जितनी पुरानी पृथ्वी उतना ही पुराना चंद्रमा है। कैसे पता चला, एक जो अपोलो यान गया था वो वहां चंद्रमा के जो सरफेस था उसके कुछ पार्टिकल्स लेके आए, और फिर जब उनका स्टडी किया तो पता चलता है कि चंद्रमा लगभग लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है, जो कि लगभग पृथ्वी का भी आयु इतनी ही मानी जाती है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में उपस्थित था दोस्तों, टाइटेनियम की मात्रा जो थी वो अधिक थी दोस्तों इनमें, ठीक है। आगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये, सुपर मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है,
इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। चंद्रमा मून के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ के आए और अभी हमें डिस्कस करना है सुपरमून क्या होता है। ठीक है, तो सुपरमून क्या है? सुपरमून वह स्थिति है जब किसी पूर्णिमा को, ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति जो होती है, तो पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में क्या होता है कि पूर्णिमा में चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देता है और अमावस्या में चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा होता दोस्तों, है ना। तो पूर्णिमा में की स्थिति जो होती है उसमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तो चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु या उसके समीप होता है। ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्षा मतलब जो परवलयाकार आकार में जो चक्कर लगा रहा होता है सुपरमून पृथ्वी के, तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी के सबसे निकट होता है जब चंद्रमा, तो उस समय पे क्या होता है कि उसका आकार जो होता है, चंद्रमा का आकार जो होता है वो सामान्य आकार से कुछ बड़ा दिखाई देता है दोस्तों पृथ्वी से। ठीक है, और ये जो बड़ा चंद्रमा दिखाई दे रहा होता है इसे ही फुल मून या सुपर मून कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? फुल मून या सुपर मून कहते हैं। और इसमें क्या होता है, चंद्रमा 14% अपनी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उससे 14% ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होता है दोस्तों। ठीक है, और उसकी चमकीलापन जो है वो भी 30% अधिक दिखाई देता है दोस्तों। ये याद रखिएगा कि हम जैसे पढ़ रहे थे ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार से दोस्तों उपग्रहों का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा कैसे चमकता है? सूर्य से जो किरणें आती हैं वे चंद्रमा पर पड़ती हैं और चंद्रमा से आवर्तित होकर के फिर वापस आती हैं और वही चंद्रमा के चमकने का कारण होता है दोस्तों। सूर्य से जो आने वाली किरणें उनका परावर्तन जो होता है वही चंद्रमा के चमकने का कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सुपरमून का कंसेप्ट था। सुपरमून का कंसेप्ट जो था उसे दिमाग में रखिएगा। यह स्थिति कब बन सकती है? यह स्थिति पूर्णिमा को ही बन सकती है दोस्तों। ठीक है, और पूर्णिमा को क्या होता है, जब पूर्णिमा भी कैसी स्थिति हो, पूर्णिमा के दिन भी ऐसी स्थिति जिसमें कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नियरेस्ट हो, नजदीक हो। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि चंद्रमा का जो आकार है वो लगभग 14% तक बड़ा दिखाई देगा। और दूसरा क्या है, चंद्रमा 30% अधिक चमकीला भी दिखाई देगा दोस्तों। इस स्थिति को कह रहे होते हैं सुपर मून। ठीक है, आप लोग साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज, साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज, आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में, है ना। तो ये सुपरमून का कंसेप्ट था दोस्तों। जैसे आप जानते होंगे कि अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, जैसे सपोज कीजिए कि ये सूर्य की स्थिति है। ठीक है दोस्तों, ये सन है और इसमें क्या होता है, जैसे पृथ्वी है तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, परवलयाकार आकार में। और होता क्या है कि जैसे जैसे चंद्रमा इस ओर घूमता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में घूमा सपोज कीजिए चंद्रमा, तो फिर क्या होगा कि जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है चंद्रमा का, वो हिस्सा जितने हिस्से पर जो पृथ्वी से दिखाई दे रहा है और सूर्य की जितने हिस्से से परावर्तन हो रहा है उतना हिस्सा ही चमकीला दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो स्थिति होती है उसे ये पूर्णिमा वाली स्थिति है दोस्तों, सॉरी अमावस्या वाली स्थिति है दोस्तों। ठीक है ना, ये कौन सी स्थिति है? अमावस्या वाली स्थिति है। कैसे कि इसमें चंद्रमा का कौन सा हिस्सा चमकेगा? जो कि सूर्य के सामने है। ठीक है ना, मैं कलर चेंज करके आपको डिनोट कर देता हूं। जो हिस्सा सूर्य के सामने है, जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा चमकीला दिखाई देगा। अब ये हिस्सा क्या होगा दोस्तों कि पृथ्वी से अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे, पृथ्वी के सामने वाला जो हिस्सा है वो कैसा है? वो चमकीला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य की किरणें कहां से इस हिस्से में पड़ रही होंगी और यहाँ से परावर्तित हो जा रही होंगी। पृथ्वी की तरफ वाला जो हिस्सा है वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए वो हिस्सा कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। कोई भी एक बता दीजिए प्लीज, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही है। चलिए आइए, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है और चंद्रमा इस स्थिति पर पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो चंद्रमा इस स्थिति पर पहुंचेगा तो होता क्या है कि यहाँ से सूर्य की तरफ से जो किरणें आ रही होती हैं, तो वो किरणें जिस हिस्से पर चंद्रमा के हिस्से पर पड़ती हैं वो ये वाला हिस्सा होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हिस्सा क्या होता है? ये हिस्सा हमें पूरे तरीके से पृथ्वी के सामने होता है,
इसलिए हमें पूर्ण रूप से ये हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा होता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, ये पूर्णिमा वाली स्थिति होती है जिसमें फुल मून जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे हमें चंद्रमा का आकार जो है वो सामान्य तौर पे बड़ा दिखाई देता है ना। यहाँ से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि इसका आकार बढ़ता जा रहा होता है दोस्तों। चंद्रमा का धीरे धीरे जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता जा रहा होता है ना। अमावस्या के बाद चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है दोस्तों, आप जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा अगर ज्योतिष की भाषा में, तो चंद्रमा का आकार जो बढ़ रहा होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और फिर क्या होता है, चंद्रमा जब इस ओर जा रहा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, चंद्रमा का आकार छोटा होता जा रहा होता है, ठीक है ना, जैसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये अगले हिस्सा वाला होता है। तो जैसे यहाँ पे पूर्णिमा हुई और पूर्णिमा के बाद जैसे ही चंद्रमा की ये वाली स्थिति होती है तो अगले कुछ दिनों तक चंद्रमा का आकार घटता जाता है, और घटते घटते आकार जिस जिस इस डायरेक्शन में आकार घट रहा होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कह रहे होते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष, है ना। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कृष्ण पक्ष में सॉरी शुक्ल पक्ष में घटता हुआ दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखेंगे आप कि इसमें क्या होता है कि ये जो स्थिति बनती है अमावस्या और पूर्णिमा, जो कि चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां हैं, तो इस स्थिति में हमें चंद्रमा का छुपा हुआ जो भाग है वो दिखाई नहीं दे रहा होता, और इस स्थिति में चंद्रमा सामान्य तौर पर बड़ा दिखाई देता है। तो ये स्थिति पूर्णिमा वाली स्थिति के साथ साथ क्या होता है, अगर चंद्रमा पृथ्वी के कुछ नजदीक भी हो तो उस चंद्रमा की स्थिति को हम लोग सुपरमून कह रहे होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब ये परवलयाकार आकार में है, और परवलयाकार आकार के साथ साथ में जब पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा की स्थिति होती है और पूर्णिमा वाली स्थिति ये हो रही होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको सुपरमून वाली स्थिति कहते हैं, जो आपके सामने है। ठीक है ना, इसे हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। तो इस सुपरमून में क्या होता है, चंद्रमा का आकार 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे डिफाइन कर रहा है ब्लड मून को। ब्लड मून क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड मून क्या है, पृथ्वी पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है। जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, हम थोड़ी देर बाद चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कैसे होती है दोस्तों, कि जब भी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी एक वो जो उदाहरण लिया था, ये सन है और क्या है, यहाँ पे अर्थ है, और ये मून जो है वो उसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। ठीक है ना। तो जब मून की ये स्थिति होती है, और इस स्थिति में क्या होता है कि कई बार पृथ्वी जो है वो चंद्रमा के भाग को ढक लेती है, तो सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रही होती। ठीक है ना। तो सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती अगर, तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण की स्थिति कह रहे, तो चंद्रमा चमकीला दिखाई नहीं दे रहा होता। चमकीला दिखाई नहीं देता, किंतु उसका रंग फिर लाल दिखाई दे रहा होता है। अगर चंद्रमा चमकीला दिखाई नहीं दे रहा होता तो चंद्रमा का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई दे रहा होता है। इसे ही ब्लड मून या रक्त चंद्र की स्थिति कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो जब पृथ्वी पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है और इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, ठीक है ना, पूर्ण छाया डालने के समय क्या हो जाता है, चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं दोस्तों, या रक्त चंद्र कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं ब्लू मून क्या कहानी है। तो ब्लू मून के बारे में पढ़ते हैं। ब्लू मून क्या होता है कि एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं हों, एक ही कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं हों, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है वो क्या कहलाता है, पूर्णिमा स्थिति। पूर्णिमा और अमावस्या वाली स्थिति हम लोग समझ चुके थे। तो जब भी ये पूर्णिमा वाली जो स्थिति है, चंद्रमा का जो बड़ा दिखाई देना है, फुल मून वाली जो पोजीशन है, ये फुल मून वाली पोजीशन एक कैलेंडर माह में, एक महीने में अगर 2 बार रिपीट हो जाती है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति को ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है ना। इसका रंग नीले रंग होने से कोई संबंध नहीं होता। ब्लू मून नाम है तो इसका आप सोचे नीला रंग, तो नीले रंग से इसका कोई संबंध नहीं होता। इसका संबंध सिर्फ होता है, इसका कारण सिर्फ होता है ब्लू मून का, कि दो पूर्णिमाएं के बीच का अंतराल जो है, जो दो पूर्णिमा पड़ रही है उसके बीच का अंतराल जो है वो 31 दिनों से कम है, अर्थात 1 महीने से कम है। 1 महीने में दो पूर्णिमाओं का समाहित हो जाना ही क्या कहलाता है, ब्लू मून की स्थिति कहलाता है। अब ऐसे ही एक फैक्ट है दोस्तों, नीचे जो लिखा हुआ है, जो थोड़ा सा मिट गया है, दिखाई नहीं दे रहा है इमेज में। 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर मून, ब्लू मून या ब्लड मून, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इन्होंने एक तारीख को डिफाइन किया है जो कि 31 जनवरी 2018 था। और 31 जनवरी 2018 को क्या घटना घटित हुई थी, सुपर मून, ब्लू मून
और ब्लड मून, तीनों की स्थिति जो है वो एक साथ में देखी गई थी दोस्तों। ये तीनों स्थितियां एक साथ में देखी गई थी 31 जनवरी 2018 को एशिया क्षेत्र में। सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून, ये दोनों घटनाएं एक साथ देखी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून, ये तीनों क्या होते हैं और कब कहाँ देखे गए हैं। ऐसा तो अलग अलग देखे जाना तो उतना ज्यादा कहें कि विशेष तौर पर प्रभावी घटना नहीं होती, लेकिन तीनों घटना एक साथ हुई थी तो इसलिए उसको विशेष तौर पे फोकस किया जा रहा होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक कोई अगर डाउट हो चंद्रमा के बारे में किसी का तो आप पूछ लें, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह, या इन्हें अवांतर ग्रह कहा जाता है या एस्ट्रॉइड कहा जाता है दोस्तों। एस्ट्रॉइड्स इंग्लिश में कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह या एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह जो हैं, इनकी कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। ठीक है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जा रहा होता है दोस्तों। ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह कहा जा रहा होता है। जो कि कौन से ग्रहों की कक्षाओं में है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। विशेष तौर पे इतनी बात याद रखना बस। ठीक है ना, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह या एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, आगे खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये जो क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं जिन्हें हम, उनका निर्माण कैसे हुआ, तो खगोल शास्त्रियों का कहना है कि क्षुद्र ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो ग्रह जो हैं, उन ग्रहों के टुकड़े हो जाने के बाद क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जा रहा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे डिफाइन करा है धूमकेतु या पुच्छल तारे, जिन्हें कमेट्स कह रहे हैं, कमेट्स इंग्लिश में। ये क्या होते हैं, तो ये आकाशीय पिंड धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। ये कुछ आकाशीय पिंड हैं जिन्हें पुच्छल तारे या धूमकेतु कहते हैं, और ये खास तौर पर किससे निर्मित हैं, धूल, बर्फ और हिमानी। ठीक है, तो ये आकाशीय पिंड धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि आप जानते हो धूल, बर्फ और हिमानी तीनों से निर्मित हैं। ठीक है ना, धूल, बर्फ, हिमानी गैसें जो होती हैं, हिमानी गैसें मतलब ठंडी गैसों से निर्मित होते हैं। तो ये धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। तो जो कि क्या होगा, अब सूर्य से दूर होंगे और कैसे होंगे, ठंडे क्षेत्रों में होंगे, तभी ये बन पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, धूल मिट्टी के कण भी उतने प्रभावी तरीके से एकत्रित नहीं रह पाएंगे अगर बर्फ पिघल जाएगी तो। ठीक है ना, तो अंधेरे क्षेत्रों में सूर्य से दूर इनका निर्माण होता है, पुच्छल तारों का या धूमकेतुओं का, जहां पे सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पा रही होती। सूर्य के चारों ओर अनियंत्रित कक्षा में ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन इनकी कक्षा जो होती है वो अनियंत्रित होती है। ठीक है दोस्तों, अनियंत्रित मतलब कि कोई नियमित कक्षा नहीं होती, सॉरी, अनियमित होती है। नियमित का मतलब है कि ऐसी जो एक फिक्स ऑर्बिट नहीं होता, कहीं भी कभी भी घूम रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक फिक्स पाथ नहीं होता है इनका। तो ये आपको समझ में आ पाया होगा दोस्तों, उम्मीद है। आगे देखते हैं अगला, उल्का पिंड क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो उल्का पिंड को डिफाइन किया जा रहा है, क्या है उल्का पिंड, आइए हम देखते हैं। मेटेरॉइड्स कहते हैं जिन्हें हम लोग, और उल्का पिंड मेटेरॉइड्स अंतरिक्ष में तीव्र गति के घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं। अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं उल्का पिंड। ठीक है ना, ये कण धूल व गैसों से निर्मित होते हैं। उल्का पिंड जो है वो कैसे बने होते हैं, धूल और गैसों से बने होते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना, धूल और गैसों से निर्मित पिंड होते हैं दोस्तों। जो क्या होता है कि कई बार अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, ऐसी स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, और गति करने के साथ ही कई बार क्या होता है, ये कण पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में आने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। और तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं तो क्या होता है, तो उसमें आप जानते हैं वायुमंडल में कई सारी गैसें हैं, और जब भी वायुमंडल को क्रॉस करते हुए कोई पिंड आएगा तो उस वायु से क्या होगा, इसका घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा,
और घर्षण अगर वायु के साथ में इसका होगा तो ये जो उल्का पिंड होते हैं, धूल मिट्टी से बने हुए जो पिंड होते हैं, ये चमकीले दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो चमक होती है, इसी को चमक नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही होती है दोस्तों, इसी को कहते हैं टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा क्या होता है, तो ये जो उल्का पिंड होते हैं, वो उल्का पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में आने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हैं, और इसी दौरान वो वायुमंडल के साथ घर्षण कर रहे होते हैं, अर्थात वायु के साथ घर्षण करते हैं, और घर्षण करने के साथ ही क्या होता है, वो चमकीले दिखाई दे जाने लग जाते हैं, चमकीले दिखाई देने लगते हैं, और उस चमकीले दिखाई देने को ही हम क्या समझते हैं कि ये टूटते हुए तारे हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं, हम टूटता हुआ तारा कहते हैं दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि हमने ये तो आंकलन लगा लिया कि कई बार अगर घर्षण करता हुआ पिंड नीचे आता है, किंतु उल्का पिंड की आकार बहुत बड़ा है, और आकार बहुत बड़ा हो तो वो वायुमंडल में नष्ट नहीं हो पाया, उल्का जलकर नष्ट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ये एक पूरे पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरता है दोस्तों। क्या होता है कि पृथ्वी पर आ गिरता है, तब उसे उल्का पिंड, या हम क्या कह रहे होते हैं, उल्का पिंड के साथ साथ हम उसे उल्काश्म कहते हैं, उल्काश्म, उल्का पिंड या उल्काश्म। ठीक है ना। और भारी उल्काओं के गिरने से पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, गड्ढा हो जाता है दोस्तों। अगर बहुत भारी पिंड होगा ये, तो भारी पिंड होने से क्या होगा कि पृथ्वी की सतह पर एकदम से जैसे ही आके गिरेगा, तो पृथ्वी की सतह पर गड्ढा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उल्कापातीय क्रेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उल्कापातीय क्रेटर। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में ऐसा ही एक है, भारत में महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की लोनार झील, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील जिसका नाम है, वो लोनार झील जो है, वो ऐसे ही उल्का पिंड के गिरने से बनी दोस्तों। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उल्कापातीय क्रेटर झील कहते हैं, अर्थात उल्का के गिरने से निर्मित जो झील है भारत में, वो कौन सी है, लोनार झील है। आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और वो उसका निर्माण जो हुआ वो उल्का से निर्मित झील है दोस्तों एक। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये दो और फैक्ट भी दिए हैं, लेकिन इन पर हमें ध्यान नहीं देना है, बस आप तो इतना याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वो उल्का निर्मित झील है दोस्तों। ठीक है, आगे है, जो अगला फैक्ट है वो डिफाइन कर रहा है यूएसए की एरिजोना, यूएसए की एक जगह है एरिजोना में, बैरिगर क्रेटर, बैरिगर क्रेटर विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्कापाती क्रेटर है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा उल्का पिंड होबा वेस्ट गिरा था दोस्तों। कौन सा गिरा सबसे बड़ा उल्का पिंड, होबा वेस्ट, जो नामीबिया, नामीबिया क्षेत्र में गिरा, और कहां पे गिरा, ग्रुट फॉन्टीन के पास में गिरा था दोस्तों। ठीक है ना। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला उल्का का अवशिष्ट गोला जो होता है, उसे ग्लासी पदार्थ, जो जो अवशिष्ट पदार्थ जो होता है उस उल्का का गिरता है, उसे क्या कहते हैं, टेक्टाइट कहा जाता है दोस्तों, उसे टेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है टेक्टाइट कह रहे होते हैं उसे। उतना जरूरी फैक्ट नहीं है, पढ़ते हुए निकल जाना, बस जो आवश्यक चीजें थी वो ऊपर वाला ही फैक्ट था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा उल्का के बारे में कुछ और विशेष जानकारी थी। इसके बाद दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं, अगला कंसेप्ट जो है वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का है। ठीक है ना, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। आइए देखते हैं हम लोग। तो आप लोग जो भी अभी चैट ग्रुप में डाल रहे हैं, मैं मैसेज आपके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं लास्ट में आपकी बात सुन लूंगा, है ना, लास्ट में मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर दूंगा। अभी सिर्फ पढ़ते जाइएगा। देखें हम लोग, सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, तो क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण को सभी आप लोग जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण क्या, कौन सी स्थिति होती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि कई सारी कहें कि कल्पनाएं या कई सारी बातें कुछ समाज में फैली हुई होती हैं, लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या होता है, तो उसे देख लीजिएगा आप, कि एक डायग्राम के थ्रू मैंने नीचे बनाया, रफ स्केच मैंने एक बनाया है, सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य है और इस तरफ पृथ्वी है दोस्तों। ठीक है ना, और सूर्य और पृथ्वी के देखें हम बीच में क्या आ गया दोस्तों, चंद्रमा आ गया है। ठीक है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया दोस्तों, चंद्रमा आ गया। तो ब्लू कलर में पृथ्वी है और रेड कलर सन है, तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, उससे क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, अर्थात चंद्रमा उन्हें क्या करता है, रोक लेता है।
तो उस कारण से क्या होता है कि सूर्य का कुछ भाग अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भाग ढका हुआ जो भाग होता है, जितना प्रकाश चंद्रमा रोकता है उतने भाग में अंधेरा दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है ना? ये तो हम जानते ही हैं कि प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत जो है अंतरिक्ष का, वो क्या है? वो सूर्य है दोस्तों। ठीक है ना? तो अब जब इस भाग में अंधेरा दिखाई दे रहा होता है, तो क्या होता है दोस्तों? इसी स्थिति को हम कह रहे होते हैं क्या? सूर्य ग्रहण। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण कह रहे होते हैं। ठीक है? तो आगे देखते हैं हम लोग। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, सूर्य की चमकीली सतह जो होती है वो चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों? अगर अगर चंद्रमा सूर्य की पूरी संपूर्ण सतह को ढक लेता है अगर, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। अगर आंशिक सतह को ही ढक पाता है तो यह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना? आगे हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा किस स्थिति में होता है? अमावस्या को ही होता है। तो ये तो हम जानते ही हैं। थोड़ी देर पहले हम कंसेप्ट चंद्रमा का पढ़ रहे थे बहुत डिटेल में, तो हमने देखा था चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ये स्थिति पूर्णिमा वाली होती है और ये स्थिति अमावस्या वाली होती है। तो जब भी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में कब आता है? अमावस्या की स्थिति को आ रहा होता है दोस्तों, है ना? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा कब होता है? वो हमेशा अमावस्या को ही होता है। ठीक है दोस्तों? आइए आगे देखते हैं हम लोग। चंद्र ग्रहण को डिफाइन कर रहे हैं। और चंद्र ग्रहण या ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो ये एक डायग्राम के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है। इसमें क्या दिखा रखा है? सूर्य आप देख पा रहे होंगे, ये है रेड कलर में, ठीक है ना? और पृथ्वी ये है ब्लू कलर में, और ग्रीन कलर से मैं चंद्रमा को हाईलाइट कर रहा हूं। तो क्या होता है दोस्तों कि सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पृथ्वी उन किरणों को रोक लेती है, और जब चंद्रमा तक संपूर्ण किरणें नहीं पहुंच पाती तो चंद्रमा चमकीला दिखाई नहीं दे रहा होता दोस्तों। ठीक है ना? चमकीला नहीं दिखाई दे रहा होता दोस्तों। तो क्या होता है ये? तो ये आंशिक, अर्थात कि इस पर क्या है? अंधेरा दिखाई देता है दोस्तों। पूर्ण रूप से आप जानते हैं चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है ना? वो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के द्वारा चमकता है। तो परावर्तन, जब प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं तो परावर्तन होना पॉसिबल नहीं है। तो परावर्तन अगर सूर्य प्रकाश का नहीं हो पाएगा तो वो चंद्रमा चमकीला दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा अंधेरा दिखाई देगा। अर्थात अंधेरे से मतलब है उसका लाल रंग दिखाई देगा, जिस लाल रंग को थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के आए थे कि उस लाल रंग को हम लोग क्या कह रहे थे? ब्लड मून कह रहे थे दोस्तों, है ना? रक्त चंद्र कह रहे थे दोस्तों। तो वो रक्त चंद्र वाली स्थिति दिखाई देगी। ठीक है ना? तो आइए जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। इसे चंद्र ग्रहण कह रहे होते हैं। इसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कह रहे होते हैं दोस्तों। और चंद्र ग्रहण की स्थिति जो होती है वो हमेशा कब होती है? पूर्णिमा को होती है। आप जानते हैं चंद्रमा की ये वाली स्थिति जो है पूर्णिमा को बन रही होती है। तो इसी स्थिति में क्या है? हमेशा चंद्र ग्रहण हो रहा होता है दोस्तों। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, बहुत डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा देखा है, बस आपको हल्की सी जानकारी दी है, शायद क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाए, तो आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा पता हो दोस्तों। ठीक है? तो ये हमने देखा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये।